अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है इमरान अहमद ने, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। इमरान अहमद ने और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इस दफ़ा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि आप लफ्ज़ों का ऐसा एक समा बांध देते हैं कि हम सबको महसूस होता है हम उस कहानी के अंदर मौजूद हैं। वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। स्टोरी के नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। इमरान अहमद ने अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी मेरे हवाले की है कि मैं उसको ऐसे लफ्ज़ों में पेश करूं कि आप लोग कहानी को सुनते हुए उसकी मंजरकशी के अंदर खो जाएं। इमरान अहमद कहते हैं, ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं एक ऐसा नौजवान था जिसको पढ़ाई का भी शौक था, लेकिन मैं अपने काम से काम रखने वाला एक ऐसा सेहतमंद नौजवान था जिसके यार दोस्त तो बहुत थे, लेकिन कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। क्योंकि मेरा कहना यह था कि मैं लड़ाई से दूर रहता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे तंग करेगा ये सोच के कि मैं डरपोक हूं या लड़ नहीं सकता, तो उस दिन उसकी खैर नहीं है। मेरे कॉलेज के दोस्त कहते, यार तू बस कर, लड़ना तेरे बस का रोग नहीं। वो मेरा मजाक उड़ाते। और इसी तरह ये कॉलेज का एक ऐसा दौर था जिसमें अब हवाओं में उड़ रहे होते हैं। मैं भी उन लोगों में से था जो कई अपने ख्वाब देखते हैं, प्लानिंग करते हैं आने वाले वक्त की, लेकिन मेरे सारे ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब कॉलेज के अंदर एक ऐसी लड़ाई में मैं कूद पड़ा जिसमें मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया। लेकिन जब बात इस तरह की मेरे ऊपर पड़ गई कि मैं बुज़दिल हूं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं छुड़ाता रहा, मैं कहता रहा यार चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूं, ख़त्म करो बात को। लेकिन अगलों ने समझा कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूं, मेरी उस माफ़ी को वो मेरी कमज़ोरी समझ बैठे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जो हुआ वो सब ने देखा, और शायद मेरे दोस्तों ने भी पहली दफ़ा देखा। ये जो हंसने मुस्कुराने और शरारतें करने वाला एक बहादुर किस्म का जो लड़का है, जो लड़ने में सिर्फ डरपोक है, उस दिन मैं ऐसा लड़ा कि मुझे नहीं पता कि मैंने उसको कितना मारा। जब लड़कों ने हमें छुड़वा लिया तो पता लगा वो लड़का शदीद जख्मी हो चुका है। अब कॉलेज के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े ये एक मामूली सी बात होती है, लेकिन जब दूसरी पार्टी को पता लगा कि मैंने उस लड़के को मारा है और ज़ख्मी किया है, तो बाकायदा वो मौके की तलाश में रहने लगे कि मौका मिले और वो मुझे सबक सिखा सकें उस लड़ाई का जो मैंने उनके दोस्त को मारा था। मैं अपने दोस्तों के साथ ही होता, लेकिन एक दिन कॉलेज में अकेला ही था कि मौके की वो तलाश में थे। ना सिर्फ उन्होंने मुझे मारा, बल्कि वो शायद मुझे लहूलुहान करने आए थे कि उसी वक्त वही मेरी एक आदत जो हमेशा मैं खामोश रहता, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता तो मैं पागल और दीवाना हो जाता था। वो मुझे मार रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक लड़का ऐसा मेरे हाथ में आया, मैंने उसको इतना मारना शुरू किया कि जो मुझे मार रहे थे वो डर गए कि जिस तरह इसको पीट रहा है, कहीं हम अगर इसके हाथ लग गए तो ये हमें बहुत मारेगा। और मैंने उसको इतना मारा, उन्होंने शायद मुझे इतना नहीं मारा था जितना मार मार के मैंने उसको लहूलुहान कर दिया, यहां तक कि उसको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। ये एक बड़ी लड़ाई हो गई थी। और बाद में मुझे पता लगा कि उसको शदीद चोटें आई थी, उसकी जिंदगी खतरे में थी। यूं मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, एक बड़ा केस बन गया था। और जब बात किसी की ज़िंदगी और मौत की आ जाती है तो फिर वहाँ पे कॉलेज में भी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस इन्वॉल्व हुई और मुझे 8 महीने के लिए जेल हो गई।
जेल के अंदर भी जब एक माहौल मैंने देखा तो वहाँ उन सबको भी ये बात मैंने समझा दी, तमाम कैदी जो मेरे साथ थे, कि भाई मैं लड़के आया हूँ, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, आप लोग अपने काम से काम रखें, लेकिन मुझे किसी ने ज्यादती की या कमज़ोर समझने की कोशिश की, मैं खामोश रहने वाला बंदा हूँ, दोस्तों के यारों का यार हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो याद रखिएगा फिर मैं जान से भी मार डालूंगा। कुछ टाइम तो वहाँ पे मेरा ठीक गुजरा, लेकिन आखिरकार जेल है, जेल में तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं, और एक शख्स मेरे सामने इस तरह के आके खड़ा हो गया कि सुना है तू बड़ा लोगों को डराता है, तू बड़ा बदमाश है, तेरा खून बड़ा ही गर्म है और तू हीरो समझता है अपने आप को, हीरो है। और वो मुझे इस तरह गुस्सा दिलाता गया कि उसके सामने मैं कहता गया कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं जिन्हें जितना कोशिश की मैं लड़ाई से परहेज करूं, लेकिन वो जब ज़्यादा बढ़ गया तो उसने मुझे उठा के ज़ोर से पटक दिया। उसके बाद क्या था, मेरा गुस्सा आसमान पे पहुंच गया और उसको भी मैंने अच्छा खासा पीट डाला। जब मुझे वहां पे लड़ता हुआ उन्होंने देखा तो मैं इसी ही केस में अंदर आया था और फिर से लड़ पड़ा था। तो उसके बाद फैसला हुआ इसको उस कोठड़ी के अंदर बंद कर दो जिसको वो लोग काल कोठड़ी कहते हैं। एक तो काल कोठड़ी होती है जो सजाए मौत के कैदियों के लिए होती है, इसी से मिलती जुलती एक ऐसी कोठड़ी बनाई जाती है जिसका सिर्फ एक रोशनदान होता है, उसका दरवाजा लोहे का होता है इतना बड़ा कि अगर लाइट अंदर बंद कर दी जाए तो घुप अंधेरा हो जाए, और सुबह बहुत ऊंचा जो एक छोटा सा रोशनदान था जिसके आगे 3 से 4 छोटी छोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी, जो काफ़ी मोटी तो थी लेकिन छोटा वो रोशनदान था, तो उसके आगे भी सलाखें थी। तो वहीं सुबह की रोशनी उसके अंदर आती तो एहसास होता अब दिन है, जैसे ही शाम होती घुप अंधेरा हो जाता, लेकिन शुक्र है उसके अंदर बल्ब लगा हुआ था। जो इस कमरे में कैदी को कैद किया जाता है उसका मकसद होता है एक शदीद अजियत पहुंचाना। जेल के अंदर तो बाकी कैदियों के साथ आप बातचीत भी कर लेते हैं, बड़ी जेल होती है, थोड़ा सा घूम फिर भी लेते हैं, लेकिन ये छोटा इतना छोटा कमरा होता है कि इसमें बस आप 2 से 3 कदम चलते हैं और कमरा ख़त्म हो जाता है, यानी सिर्फ एक सोने की जगह होती है। और आगे जो लोहे का दरवाज़ा होता है उसके आगे लोहे की सलाखें नहीं होती, वो पूरा का पूरा लोहे का बना होता है। वो हमें जब खाना देने के लिए आते हैं तो उस लोहे के बड़े से दरवाजे के अंदर एक हिस्से को ऊपर उठा के खोला जाता है और खाना अंदर फेंक के उसको बंद कर दिया जाता है। अब मैं उसके अंदर कैद था, मैं लड़ना नहीं चाहता था, इस जेल में भी मैं जान के नहीं लड़ा था, उसने मुझे उकसाया था इसलिए मैं लड़ पड़ा था, लेकिन अब मैं फंस गया था। पहली 2 रातें तो बिल्कुल मेरी सुकून से गुजरी, लेकिन इस जेल के अंदर, इस काल कोठड़ी के अंदर शिफ्ट करने से पहले मैंने सुन रखा था इस जेल के, इस काल कोठड़ी में कोई आत्मा रहती है, और मेरा इन बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं था कि जिन भूत आत्माएं, ऐसा नहीं होता, होते होंगे तो इंसानी आबादी से बहुत दूर, मैं नहीं मानता था। लेकिन कुदरती तौर पे ऐसा हुआ कि बिल्कुल जो आखिर में बनी हुई काल कोठड़ी थी सिर्फ उसके अंदर पानी आ रहा था, बाकी शुरू में तकरीबन कोई ये 20-25 के करीब काल कोठड़ियां थी, सब के अंदर पानी बंद हो गया। मेरी किस्मत खराब कि उन्होंने मुझे उस काल कोठड़ी से निकाल के जिसमें पानी आ रहा था, सबसे लास्ट वाली, उसके अंदर डाल दिया। अब यहां पे पानी तो आ रहा था, लेकिन शायद इस काल कोठड़ी के बारे में कुछ ऐसी बातें मशहूर थीं जो मैंने सुन रखी थी और मैं कहता था ये ऐसे झूठ होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन इस काल कोठड़ी के अंदर आते ही पता नहीं क्यों मेरे झुरझुरी जिस्म के अंदर एक ऐसी झुरझुरी हुई जैसे मेरे रोंगटे से खड़े हो गए हो। पहली रात 0 का बल्ब जो जल रहा था वो बंद हो गया, घुप अंधेरा हो गया। इससे मिलती जुलती ही थी वो जिससे मैं पहले रह रहा था, जिसका पानी बंद होने की वजह से मैं यहां पे शिफ्ट हुआ था, लेकिन इसके अंदर तो दाखिल होते ही पता नहीं क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पहली रात जैसे कैसे गुजर गई। उस ऊंचे रोशनदान से जब सुबह
सूरज की किरणें आईं तो मुझे पता लगा बाहर उजाला फैलने लगा है। दिन गुजर गया, यहां तक कि रात आ गई। और जैसे ही रात आई तो फिर वो जीरो का बल्ब, ये शायद 11 बजे का टाइम होगा, 10 बजे का टाइम होगा, मेरे पास घड़ी तो नहीं थी कि मुझे पता लगता, लेकिन वो जो जीरो का बल्ब था वो बंद हो गया, घुप अंधेरा हो गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, इतना ज्यादा घुप अंधेरा था कि एक रात पहले तो मैं सो गया था, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। पूरी उस काल कोठरी के अंदर हर तरफ खामोशी थी। ये बनी भी एक अलग थलग करके थी, और यहां मेरी तरह अगर कोई और भी कैद होता तो वो कैद तन्हाई में इस तरह खामोश होता कि रात को अगर जीरो का बल्ब भी बंद हो जाए तो आपको अपनी सांसें भी सुनाई देती हैं, आप जो सांसें ले रहे होते हैं, आप अपनी सांसों को सुन सकते हैं। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, बेचैनी किस चीज की थी। मैं अपनी जगह से उठ के बैठ गया तो उसी लम्हे मुझे एक रोशनी सी महसूस हुई, ऐसी रोशनी, ये कहां से आई है रोशनी। मैंने जैसे ही रोशनी की सिम देखा तो वो जो बाहर की तरफ एक रोशनदान बना था जो बहुत ऊंचाई पे था, जिससे सुबह के टाइम सूरज की किरणें अंदर आती, मैंने देखा उसी रोशनदान से हल्की सी रोशनी आई है। और जैसे ही मैंने रोशनदान की तरफ देखा तो रोशनदान बिल्कुल चमक रहा था, बिल्कुल जैसे सफेद हो गया हो। तो क्या रोशनदान के बाहर कोई खड़ा था और इतने करीब था उसके कि उसका पूरा वजूद, उसका सफेद रंग या जो भी उसकी सफेदी थी, उसने उस रोशनदान को छुपा लिया था, बाहर वाली साइड से ढांप लिया था, और इस वजह से उसकी रोशनी अंदर आई थी। जीरो का बल्ब बंद था, घुप अंधेरा था, इसलिए वो क्लियर रोशनी आ रही थी। और तभी मैंने देखा वो रोशनी उसी रोशनदान के अंदर दाखिल हुई और उसने छत का एक गोल चक्कर काटा, और जो गोल चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो रोशनी सीधी ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। और तभी उस रोशनी को जब मैंने गौर से देखा तो मेरे बिल्कुल सामने एक इंसान खड़ा था जो बिल्कुल रोशनी का बना हुआ था, सफ़ेद रोशनी का। उसके बाजू, उसके हाथ, उसके टांगें, उसका चेहरा, उसकी गर्दन, उसका सब वजूद मौजूद था, लेकिन रोशनी का बना हुआ। और जैसे ही उसको मैंने देखा कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, वो इंसान जो पहले एक रोशनी था, जाली के जरिए अंदर दाखिल हुआ, उसने चक्कर काटा और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने सुन रखा था किसी आत्मा, किसी रूह के बारे में, और वही रूह, वही आत्मा अब मेरे सामने खड़ी थी। आप सोच सकते हैं मेरे दिल की धड़कन कैसे तेज हो गई होगी, मैं कितना घबरा गया था। और उसी आत्मा ने मेरे सामने खड़े होकर कहा है, तू मेरे कमरे में यहां पे क्या कर रहा है। अरे ये तो एक कलेयर मर्द की आवाज थी, लेकिन वो मर्द गुस्से में था। उसने गुस्से में मुझसे पूछा था कि तू मेरे कमरे में यहां पे क्या कर रहा है। मेरी आवाज कपकपाहट का शिकार थी। कांपती हुई आवाज के साथ मैंने कहा, मैं उन्होंने यहां बंद कर दिया है। तो एकदम से दोबारा गुस्से भरी आवाज आई कि तुझे नहीं पता, तुझे किसी ने नहीं कहा यहां मेरा बसेरा है, यहां मेरी रिहाइश है, तू आज जिंदा नहीं बचेगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और एकदम से मैंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि देखो मेरा कोई कसूर नहीं है, पानी बंद हो गया था तो उन्होंने मुझे यहां डाल दिया, और तुम मुझे क्यों मारोगे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम उसको मारो जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो। मैंने तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी। मैं अटक अटक कर बोल रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो वो आत्मा मुझसे बोली, तूने मुझे तकलीफ नहीं दी, लेकिन क्या मेरे ऊपर किसी ने तरस खाया था जो मैं तेरे ऊपर तरस खाऊं। मैं सबके आगे रोया, मैं सबके आगे गिड़गिड़ाया, किसके आगे हाथ नहीं बांधे थे। रो के मेरे तो आंसू खुश्क हो गए थे। क्या मुझ पे किसी ने तरस खाया था जो मैं तुझ पे तरस खाऊं।
तुझे भी मैं मार डालूंगा। अब मेरे अंदर थोड़ा सा हौसला सा आ गया और मैंने उसे कहा, देखो अगर तुम्हें किसी ने बहुत दुख दिया और तुम्हें तरस नहीं खाया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ बुरा किया, तो ये यकीनन बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं जान चुका हूं तुम जिंदा इंसान नहीं हो, तुम बहुत कुछ देख सकते हो, तुम मेरे बारे में भी जान सकते हो। मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूं। हां, कॉलेज में लड़ाई की वजह से यहां तक पहुंच गया हूं, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तुम्हारे साथ भी मैं बुरा नहीं कर सकता। तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा, जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, गलत किया है, लेकिन मुझे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। वो सामने खड़ी हुई आत्मा जो एक मर्द की थी, वो बोला, कोई किसी पे रहम नहीं खाता, कोई किसी पे तरस नहीं खाता, सब जालिम हैं, जालिम। और जुल्म का बदला होता है, मैं बदला लेकर रहूंगा। तो मैं एकदम से बोल पड़ा, तुम्हें बदला लेना चाहिए, और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एकदम से वो चौंका, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, हाँ मैंने यही कहा है, तुमने ठीक सुना। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं मदद करूंगा। किससे बदला लेना है तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें? वो चुप सा हो गया, कुछ देर खड़ा रहा और उसके बाद वो आत्मा बोली, मुझे अभी जाना है, मैं कल फिर आऊंगा और फिर देखूंगा क्या तुम्हें कुछ बताना है या नहीं। और बगैर खुदाफिज किए उसी तरह वो रोशनी की शक्ल में उड़ता हुआ रोशनदान की तरफ गया और बाहर चला गया। मैं घबरा गया था, बहुत ज्यादा खौफजदा था, लेकिन उसके जाने के बाद भी कितनी देर इस तरह बैठा रहा, खौफजदा रहा कि ये क्या था। कल का वो आने का कह गया था, तो मुझे अपने आप को हौसला देना था, अपने आप को समझाना था कि डरने से वो और डराएगा। बहादुर बनो, तुम पहले भी कभी नहीं डरते। ठीक है, आज तुमने एक आत्मा को देख लिया है, लेकिन उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और जब तुमने उसे कहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो तो इस तरह तुम्हारे साथ मदद लेने को भी तैयार हो गया है। मैंने कहा, अल्लाह मालिक है, कल देखेंगे। सोने की कोशिश की, नींद तो नहीं आई, लेकिन नींद होती है। आखिरकार किस टाइम नींद आई कि मैं सो गया। सारा दिन गुजारा, अंधेरा फैलने लगा। यकीनन अब मगरिब होने जा रही थी। रात का कौन सा पहर था, मैं तो जाग रहा था। वो शायद 10 बजे थे, 11 बजे थे, 12 बजे थे कि लाइट फिर से बंद हो गई और वो उसी रोशनदान के जरिए लाइट की सूरत में अंदर आया। आज वो ऊपर छत की तरफ घूमा नहीं, सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आज उसे गौर से देखा और जैसे मेरे सामने आया मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का हल्की सी आवाज में जवाब दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक मासूम सा, एक देहाती किस्म का चेहरे वाला शख्स था। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, हां, मुझे तुम्हें अपनी आपबीती सुनानी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, देखो अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोला, बिल्कुल तुम्हारे बस में है, तुम मदद कर सकते हो। मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब उसने अपनी कहानी का आगाज किया। उससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो खुद ही बोल पड़ा, मेरा नाम नासिर है, मैं फलां गांव का रहने वाला हूं, क्या तुमने इस गांव का नाम सुना है? मैंने कहा, हां मैंने नाम सुना है, शायद मैं 1-2 दफा गया भी हूं, मेरा एक दोस्त भी वहां पे रहता है। चुप सा हो गया तो बोला, मैंने गरीब घर के अंदर आंख खोली। मेरे माँ बाप बहुत अमीर नहीं थे, एक चौधरी के यहाँ मुलाजिम थे, उसकी ज़मीनों पे काम करता मेरा बाप, और उसके बदले जो भी उजरत मिलती उससे हम गुजारा करते थे। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मुझे पढ़ाए। मैंने 5वीं जमात तक
तालीम मुकम्मल की, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि मेरा बाप मज़ीद मेरी पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और मुझे भी इस बात का अंदाज़ा था कि मैं बाप को मजबूर मत करूं। यूं 5वीं तक मैंने पढ़ाई मुकम्मल की। वो मेरा बाप और मेरी माँ जो अपना पेट काट के, यानी कि कंजूसी कर करके मुझे अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, मैं उनकी अकलौती औलाद था। घर हमारा अपना था, 2 कमरों पे मुश्तमिल एक कच्चा सा घर। जहाँ पे अम्मा और अब्बा सोते थे वो एक खस्ता कमरा था। अब्बा अक्सर कहते कि पैसे जमा कर लें तो इसकी छत को मैं मुरम्मत कराऊं। छत की वो जो लकड़ी है दरमियान वाली बड़ी सी, जिसने छत को सपोर्ट दी हुई थी, वो कमज़ोर हो गई थी। दूसरा कमरा मेरा था। अब मैं अपने बाप की मदद करता, ज़मीनों पे बाप को खाना देकर आता। पहले मेरी माँ देकर आती थी, अब मैं बड़ा हो रहा था। वहाँ पे बाप मना करता रहता, लेकिन मैं बाप का हाथ भी बटाता, जो मदद कर सकता मैं करता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी कि एक शाम मैं और अब्बा घर दाखिल हुए। अम्मा ने खाना बना रखा था, अब्बा ने और मैंने बैठकर खाना खाया। कुछ देर बैठे रहे और फिर हस्बे मामूल जब अंधेरा फैलने लगा तो अम्मा और अब्बा दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया। कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। ऐसी तेज बारिश हुई थी कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया था, और हमारा घर तो वैसे भी एक कच्चा घर था। मेरी छत तो नहीं टपकती थी, लेकिन अब्बा और अम्मा की छत टपकती रही थी। वो इसलिए मेरे कमरे में आ गए थे। सुबह उठ के अब्बा ने कहा था अब जितनी जल्दी हो सके इसकी मुरम्मत करानी है, लेकिन मोहलत ही ना मिली। मैं अपने कमरे में सोया था कि एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ गिर गया हो। अब्बा को और अम्मा को तो शायद चीखने का मौका भी ना मिला। मैं भागता हुआ साथ वाले कमरे में गया तो पता लगा कमरे की छत गिर चुकी है। दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। हम गरीब लोग थे, रिश्तेदार भी थे, किसी ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि अम्मा और अब्बा को सफर आखिरत पे रवाना करके कब्र के अंदर दफना के मैं तो घर में वापस आ गया, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। किसी रिश्तेदारों ने नहीं देखा कि एक बच्चा है, इसकी मदद की जाए, अभी जवान नहीं हुआ, 14 साल 15 साल इसकी उम्र है, लेकिन कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। एक दिन परेशान सा घर के बाहर ही टहलता हुआ जा रहा था तो आगे वही चौधरी साहब मिल गए जिनके यहाँ मेरा अब्बा मुलाजमत करता था। मैं उनको जानता था। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जैसे ही जवाब दिया तो बोले, अब्बा का नाम लेके तुम उनके बेटे हो ना? मैंने कहा जी। तो बोले आओ मेरे साथ। मुझे लेकर अपने हवेली ले गए। बहुत बड़ी उनकी हवेली थी, कई मुलाजिम थे वहां पे। पीछे वाले कमरे मुलाजमों के लिए उन्होंने बनाए थे। मुझसे बोले, बेटा तेरा अब्बा मेरे पास काम करता था, तू आज से यहीं रहेगा, ये कमरा तेरे लिए है पीछे, तू यहीं पे सोएगा, यहीं खाएगा, बस तू घर के काम काज कर दिया कर, बस तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूं एक जो दुख था, कोई हौसला देने वाला भी नहीं था। वहीं वो एक अल्लाह का नेक बंदा चौधरी, जो वाकई खुदा तरस इंसान था, चौधरी सजाद, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी शफकत का हाथ रखा कि मैं उन्हीं के घर में रहने लगा, उनके काम काज करने लगा। लेकिन उनका बेटा, चौधरी सजाद का बेटा हसन, एक ही उनका इकलौता बेटा था, उनकी तमाम जायदाद का वारिस, बचपन से ही बदतमीज था। अब वो बड़ा हो चुका था, लेकिन गरीब को तो गरीब ही नहीं, इंसान ही नहीं समझता था। हकारत की निगाह से देखता था। उसका उठना बैठना, इधर उधर जाना। बाप जितना खुदा तरस, इंसानों से मोहब्बत करने वाला, बेटा उतना ही नखरेबाज और इंसानों से नफरत करने वाला था। बाप ने कई दफा उसको समझाया, लेकिन वो लाडला जो था सुनता ही कहां था। कभी उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। जब भी उसने कोई काम कहा था, मैं भाग के उसका काम भी करता तो फिर भी गुस्से का इजहार करता। वो बहुत गुस्से वाला था, बहुत ही बदतमीज इंसान।
अब मैं बड़ा हो चुका था, ज़मीनों का काम भी करता, घर के काम काज भी देखता। मैंने भाग दौड़ करके चौधरी साहब के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और वो मुझसे प्यार भी करते, शफकत भी करते, बाकी मुलाजमों से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते। और जब देखा मैं जवान हो गया तो साथ वाले ही पिंड जो था वहीं चौधरी से कहीं उनकी कोई बात हुई, गए हुए थे जो वापस तशरीफ़ लाए, तो कहा, नासिर, मैं आज वहाँ पे गया था साथ वाले पिंड में, तो वहीं के चौधरी साहब से बातें हो रही थी। वहाँ पे एक बच्ची है, मैंने देखी है, माँ बाप उसके भी नहीं हैं, तो मैंने वहीं पे बात तय कर ली है तुम्हारे रिश्ते की। बस तुम्हारी मैं उसके साथ शादी कराने लगा हूँ। सादगी के साथ मेरा निकाह पढ़ाया गया और सादगी के साथ मैं अपनी दुल्हन को लेकर इसी हवेली में आ गया। जहाँ पे एक कमरा मुझे मिला हुआ था वहीं पे एक पोर्शन, काफ़ी पीछे घर बने हुए थे, एक घर का ऐसा पोर्शन जिसका सहन भी था और 2 कमरे थे, प्रॉपर एक घर बना हुआ था, बाथरूम, ये वो, प्राइवेसी थी उसके अंदर। चौधरी साहब ने वो मुझे दे दिया कि तुम अपनी बीवी के साथ इसी में रहोगे, और मैं अपनी बीवी के साथ उसी घर में रहना शुरू हो गया। मेरी बीवी बहुत ही नेक सीरत और इंतहाई खूबसूरत थी। चांद का टुकड़ा तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी। साफ रंग था, अल्लाह ने नक्श भी बड़े तीखे दिए थे। बस माँ बाप क्या चले गए, यतीम क्या हुई कि मेरे हिस्से में आ गई। चौधरी साहब की नज़रों में मैं क्योंकि बहुत अच्छा फर्माबरदार लड़का था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि ये बच्ची खुश रहेगी। लेकिन वहीं जहां ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, ज़िंदगी में बीवी भी आ गई थी, खाना पका कर देने वाली आई थी, अपनी मनपसंद मेरे घर में अब खाना पकने लगा था। बहुत ही नेक और बहुत ही खूबसूरत बीवी, मैं बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा था कि वहीं पे चौधरी साहब जो बाप की तरह एक शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखता कि बाप की कमी महसूस ना हो तो मुझे, वो भी इस दुनिया से चल बसे। चौधरी साहब क्या चल बसे कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अब इस हवेली का मालिक चौधरी सजाद का बेटा हसन था। हसन चौधरी हसन बन चुका था। वो उबाश था और मेरे भी घर में कभी आता तो मूंछों को बल देता रहता और मेरी बीवी को ऐसी निगाह से देखता कि जिसको मेरी बीवी जल्दी से समझ के इधर उधर हो जाती और मैं चौधरी साहब करके मिलता, क्योंकि मैं जब से इस घर में आया था उसको भी चौधरी साहब कहता था। लेकिन उसके बाप के जाने के बाद अब वो अक्सर जब भी आता हमारे घर में पीछे बना हुआ पोर्शन, तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी बेहयाई नजर आती और मैं समझ चुका था ये आंखें किस निगाह से मेरी बीवी को देखती हैं। मैं और मेरी बीवी बैठे हुए थे कि एक दिन मैंने बीवी से कहा, लगता है अब अपने घर चलते हैं। चौधरी साहब जब तक यहां पे थे एक और माहौल था, अब छोटा चौधरी आ गया है, उसकी आंखों में वो शर्म व हया नहीं है। मैं सोच रहा हूं बस जल्द ही उधर ही चलते हैं। उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। मेरा यह था कि वो टूटी हुई जो छत है वो बनवाई तो किसी ने नहीं थी, वैसे ही बंद पड़ा हुआ घर था, एक कमरे की छत टूटी हुई थी, यही था कि कमरा जाके बनवा लूंगा। लेकिन तीसरे ही दिन चौधरी और छोटा चौधरी हसन और उसके 2 मुशकंडे से बगैर दरवाज़ा खटखटाए सीधे अंदर आ गए। मैं भी उस दिन घर पे था। मेरी बीवी ने जैसे ही देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई, सलाम किया और मैंने भी सलाम किया और मैं कहा, छोटे चौधरी साहब, आपको घर में आने से पहले कम से कम दरवाज़ा खटखटा लेना चाहिए। मेरा सर झुका हुआ था, अदब के साथ मैं बोला कि कम से कम अंदर आने से पहले आप दरवाज़ा तो खटखटा देते। तो एक ज़ोरदार कहका लगा के बोला, अब हम अपने घर में भी दरवाज़ा खटखटा के आएंगे? ये तेरा नहीं मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ और तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे रोकेगा? रुक, तुझे मैं सबक सिखाता हूं। उसने अपने दोनों जो 7 गुंडे टाइप बंदे लाया था उनको इशारा किया, उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। वो सेहतमंद थे, तगड़े थे, मैं भी तगड़ा था, लेकिन वो 2 थे। मैंने छुड़वाने की कोशिश की लेकिन मैं उनसे ना छुड़वा सका और देखते ही देखते उन्होंने मुझे पकड़कर हाथ पांव बांध दिए और उसी वक्त
हसन ने मेरी बीवी को पकड़ा, जो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसको घसीटता हुआ अंदर कमरे में ले गया और मैं समझ गया कि वो किस खबीस नीयत से आया है। वो खबीस ही था और खबासत के लिए आया था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता रहा, आवाज़ें देता रहा, पुकारता था, लेकिन उस हवेली का तो अब वो चौधरी बन चुका था, कौन हमारी मदद को आता। मैंने जितना चीखो पुकार की, जितना कहा, लेकिन कोई मेरी मदद को ना आया और अंदर से मेरी बीवी के चीखो पुकार की आवाज़ें आती रहीं। तुम समझ सकते हो, वो शैतानी खेल खेल रहा था। और चीखते चीखते मेरी गैरत से बर्दाश्त ना हुआ, मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मेरी हाथों की रस्सियां खुली हुई थीं, मेरे हाथ और पांव आज़ाद थे और अंधेरा हो चुका था। मैं जैसे ही देखा मैं आज़ाद हूं, मैं जल्दी से उठा, मुझे सब मंजर याद आ गया। भागता हुआ मैं अंदर गया कमरे में कि बीवी से पूछूं मेरी बीवी कैसे हाल में है। और जाते ही जब गुप्त कमरे के अंदर मैंने लाइट को ऑन किया तो आगे एक खौफनाक मंजर था। मेरी बीवी गले में फंदा डाले लटक रही थी, मर चुकी थी। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और मैंने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया कि तेरा क्या कसूर था। हाँ, मेरी आंखों के सामने तेरी बाजू से पकड़ के वो तुझे अंदर ले गया, लेकिन तेरा तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन वो ऐसी नेक सीरत और ऐसी गैरत वाली थी कि कैसे मेरे सामने आती, कैसे मेरा सामना करती। और जब उसने उसके साथ शैतानी खेल खेला तो उसने अपनी जान दे दी, उसने फांसी ले ली। मेरे अंदर एक खून सा उतर आया। मैं कुछ देर रोता रहा, लेकिन उसके बाद मैं समझ गया कि जिन्होंने मुझे मारा था, बांधने से पहले उन्होंने मुझे अच्छा खासा मारा था और बांध दिया था। मुझे पता था वो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा होगा। मैं सीधा उधर ही गया और जाते ही उसको ललकारा कि बेगैरत इंसान, तूने मेरी बीवी की इज्जत लूट ली। जा देख, खबीस इंसान, शैतान इंसान, उसने अपनी जान ले ली है। वो फांसी के फंदे पे लटक गई है और मैंने जाते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया। शायद इसके लिए वो तैयार नहीं था, वो यही सोच रहा था कि मैं आके बोलूंगा, लेकिन जितनी जल्दी जाके मैंने उसका गिरेबान पकड़ा वो उसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने उसी वक्त मुझे पकड़ के फिर से मारा और वो बोला, रुक, मैं तेरा बंदोबस्त करता हूं। वो गया और उसने टेलीफोन उठाया, रिसीवर उठाकर थाने फोन किया। मुझे उन लोगों ने मारा और वहीं पे बांध दिया। थोड़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ घंटे के बाद पुलिस आ गई और वो जैसे ही आके चौधरी साहब से मिले तो चौधरी ने कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, आज ये पागल हो चुका है, मुझ पे भी हमला कर रहा है, बीवी को ये मार चुका है, अपनी बीवी को मार के उसका गला दबा के उसको फांसी पे लटकाया है और हम पे हमला कर रहा है। इसको कई दफ़ा समझाया है अपने गुस्से पे कंट्रोल किया कर, लेकिन इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से का बहुत तेज़ है ये। आज भी इसकी बीवी के साथ लड़ाई हुई है, मैं लेट पहुंचा हूं, मुझे पता लगा है ये मार चुका है बीवी को, तभी हम इसको पकड़ के यहां लाए हैं। हमारे ऊपर हमला कर रहा था, हमने इसलिए इसको बांध दिया। थानेदार, जिसका नाम फैसल था, वो गया और जाकर चौधरी के बेटे के साथ ही, मुझे वहीं पर बांध के रखा गया, चौधरी के बेटे के साथ ही गया। वो उसको जगह दिखा कर आया जहां मेरी बीवी फंदे से लटक रही थी और चौधरी ने आते ही कहा, ले चलो इसको थाने। मैं बड़ा गिड़गिड़ाया, मैं बड़ा रोया, उसको सब कहानी सुनाने की कोशिश की कि मैंने मेरी बीवी को कैसे मार सकता हूं। मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत करता था। इस जालिम ने मेरी बीवी के साथ क्या किया और उसके बदले उस बेचारी ने अपनी जान दे दी। मैंने सारा वाकया उसको सुनाया, लेकिन गरीबों की कोई सुनता है। और यूं मुझे वो थाने ले आए। थाने आते ही उसने दो सिपाहियों से कहा, ये बहुत झूठ बोल रहा है, इसको ज़रा सीधा तो करो ताकि ज़रा सच बताए और इकरार कर ले उस जुर्म का कि इसने अपनी बीवी को कैसे फांसी दी है। वहाँ पुलिस वालों ने मुझे मारा, मैं पहले ही मार खा चुका था, लेकिन उन्होंने बाकायदा मुझे ज़मीन पर लिटा के खौफनाक तरीके से मारा।
कि कबूल कर ले, अपने जुर्म को कबूल कर ले कि तूने अपनी बीवी को मारा है। और मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा और बार बार कसमें खाता रहा, यकीन दिलाता रहा कि मैंने नहीं मारा, लेकिन उनको मेरी बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि वो तो मिली भगत हो चुकी थी, पैसा खिलाया जा चुका था। उधर मेरी बीवी की मुर्दा वजूद को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। और हैरत की बात यह थी, वो रिपोर्ट भी पैसों के बदले नील आई कि उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने जो इल्ज़ाम लगाया था, उनका कहना था ये इल्ज़ाम है कि इसके साथ कुछ किया गया है, उसके जिस्म के साथ तो कुछ भी नहीं किया गया। ये रिपोर्ट आई थी और मैंने ही उसको फंदे पे लटकाया था। यहां तक कि सारा केस हैंडल करके उस थानेदार ने ये केस अदालत में पहुंच गया। मैं अदालत में बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत इल्तिजा की कि मेरी बीवी को मारा है उस चौधरी के बेटे ने मारा है और उसने उसके साथ ज्यादती की है। लेकिन रिपोर्ट रखी गई तो रिपोर्ट में ज्यादती का तो नामो निशान ही नहीं था। और मैं ये चीखता रहा कि उसकी इज्जत को तार तार किया था इसने, तो वो रिपोर्ट में लिखा हुआ था, कहीं पे कोई इज्जत को तार तार नहीं किया। जज भी परेशान हो गया कि तुम जो इल्ज़ाम लगा रहे हो तो रिपोर्ट में है ही नहीं, मेडिकल की रिपोर्ट है, इसमें तो ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। मैं क्या कहता वहां पर। मैंने जितना कस्में खाई, जितना उनको यकीन दिलाया, मेरे पास कोई सबूत नहीं था यकीन दिलाने को। यहां तक कि बीवी को मारने के जुर्म में मुझे सजाए मौत सुना दी गई। और मैं ये जानता था कि वो थानेदार फैसल और चौधरी का बेटा आपस में मिल गए थे। चौधरी के बेटे ने उसको पैसा खिला दिया था। मैं काल कोठरी में आ गया, सजाए मौत का कैदी। मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी थी। बस एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले इंतकाम ले सकूं उस चौधरी के बेटे हसन से और उस थानेदार से, वरना मुझे मौत का कोई खौफ नहीं था। लेकिन एक सुबह, एक रात को मेरी काल कोठरी के बाहर एक पुलिस वाला आया और मुझसे कहा, तैयार हो जा, सुबह तेरी फांसी है। सुबह मेरी मौत का दिन था। सुबह मैंने मर जाना था, इस दुनिया को छोड़ जाना था। और एक सुबह का वक्त आया, वो रात मैंने कैसे गुजारी मुझे पता है। एक सुबह का वक्त आया जब बाहर के ताले को खोला गया। मेरे अंदर मौत का खौफ नहीं था, लेकिन इंतकाम जाग रहा था। काश मैं पहले बदला ले सकता। उसने कहा, आ जाओ। दो लोग आए, उन्होंने कहा, क्या तुम चल सकते हो या तुम्हें उठाकर लेकर जाएं? मेरे अंदर तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने कहा, मैं चल सकता हूं। वो मुझे लेकर चलते हुए फांसी घाट की तरफ लेकर गए। वहां पे एक डॉक्टर, एक मजिस्ट्रेट और एक जल्लाद मौजूद था। मौत कुछ मिनट की दूरी पर थी। मैं चलता हुआ उस बड़ी सी जगह पे पहुंच गया जिसके नीचे एक दरवाजा था जिसने खुल जाना था और मैंने उस रस्से पे झूल जाना था। उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए, मेरे मुंह पे एक काला कपड़ा बांध दिया। और जैसे ही मेरी आंखों के आगे मुंह के ऊपर काला कपड़ा आया तो मुझे लग गया कि मौत चंद सेकंड के फासले पे है। मुझे उस दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया गया और जल्लाद ने जैसे ही लीवर को खींचा तो मेरा जिस्म नीचे झूल गया। मेरी गर्दन पे एक झटका सा लगा। मैं कितनी देर वहां पे खड़ा तड़पता रहा कि आखिरकार मेरे वजूद के अंदर से रूह निकल गई, वही रूह जो तुम्हारे सामने इस वक्त खड़ी है। और मैंने अपनी रूह को निकलते हुए देखा और वो मेरा जिस्म जो ठंडा हो चुका था अब उस रस्से के ऊपर हिल रहा था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मेरा मुर्दा वजूद वहां पे लटकता रहा कि वहीं पे डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि यह मर चुका है। मेरे वजूद को उतार दिया गया। मैं अपने वजूद के साथ रहा, यहां तक कि मेरे गांव का वो जो पीपल का दरख्त है कब्रिस्तान के अंदर मौजूद, बिल्कुल आखिर में कोने पे बना हुआ, उस पीपल की शाख के जो तना है नीचे, उसके बिल्कुल साथ ही मेरी कब्र बनाई गई।
और मुझे उस कब्र के अंदर दफना दिया गया। ये सारा मंजर मैं खड़ा होकर देखता रहा। जब मेरी रूह मेरे वजूद के अंदर से बाहर निकली थी तो मैं समझ गया था कि ये तो मेरा मुर्दा वजूद है, ये मेरी रूह है, और मैं इसलिए साथ साथ रहा था। जब मुझे वो लोग दफना कर वापस चले गए तो मैं काफी देर अपनी कब्र पे खड़ा रहा। शायद उस वक्त मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने बदला, आग मेरे अंदर तप रही थी कि मैंने बदले की आग लेनी है, बदला लेकर रहूंगा। बदले की आग में जल रहा था मैं उसी रात ही सीधा चौधरी के बेटे के घर गया। अब वही चौधरी था और अभी भी वो अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। मैं जैसे ही गया जाकर उसको ललकारा तो उसके कानों ने मेरी आवाज को सुन लिया और वो इधर उधर देखना शुरू हो गए कि किसकी आवाज है। शायद मैं उनको अभी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आ गया हूं, मेरी आत्मा, मेरी रूह वापस आ गई है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को दबाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ उसकी गर्दन को छू भी ना सके। सिवाय इसके कि सिर्फ वो मेरी आवाज सुन सकता था, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो जब मैंने गर्दन दबाने की कोशिश की और मुझे एहसास हो गया कि मैं उसकी गर्दन नहीं दबा सकता, तो फिर मैं समझ गया कि सिर्फ मुझे अपनी आवाज से ही इसको डराना है। और मैं उसको उसकी अपनी आवाज से डराता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद उसको भी समझ लग गया कि ये कहीं जा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और मैं वहां से चला आया। लेकिन उसी रात वो फैसला कर चुका था। सुबह उठते ही उसने, पैसा ताकत है, पैसे में सारी ताकत है, उसने एक आमिल से राब्ता किया और उसको सारी बात बता दी। आमिल ने कहा, जिस आवाज को तुम लोगों ने सुना है वो उसी शख्स की आवाज है, उसको कैद करना होगा। उसकी ताकत अभी आई नहीं है, लेकिन वो ताकत हासिल कर लेगा। इससे पहले कि वो ताकत हासिल करे, मैं उसकी आत्मा को बांध देता हूं। उन लोगों ने दोबारा से मेरी कब्र को खोदा रात के टाइम, और एक कील पड़ने के बाद मेरे सर के बिल्कुल करीब गाड़ दिया और कहा, अब उसकी आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब वो ये सारा अमल कर रहे थे, मैं खड़ा देख रहा था। इससे पहले कि मैं उनको नुकसान पहुंचाता, इससे पहले वो मेरी आवाज़ को सुनते, मैं बोलता रहा, चीखता रहा, आवाज़ से डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज वो मेरी आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे थे। उस आमिल ने मेरी आवाज़ को भी बंद कर दिया था। मेरी आज ताकत इतना रह गई थी कि मैं बोल भी नहीं सकता था। और फिर मैं उसी काल कोठरी की तरफ वापस आ गया जहां आज तुम हो, और मैंने यहीं रहना शुरू कर दिया। यहां पे कई कैदी आए, लेकिन मैंने किसी को रहने न दिया। अगर कोई भी होता, वो इतना डर जाता मुझसे कि चीखें मारता और उसको दूसरे काल कोठरी में शिफ्ट कर देते। लेकिन जब तुम्हें देखा है, पता नहीं क्यों लगता है कि तुम जरूर मेरी मदद करोगे। तुम्हारे आंखों में कुछ तो ऐसा है, तुम्हारी शख्सियत में कुछ तो ऐसा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं उसकी कहानी सुन के बड़ा अजीब सा हो गया था और मैंने कहा, मैंने तो पहले कहा था मदद करूंगा, लेकिन बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? उसने कहा, अब वो टाइम आ चुका है, इस बात को कई साल गुजर गए हैं, अब मैं ताकत हासिल कर चुका हूं, लेकिन अगर वो मेरे कब्र में से कील को निकाल दिया जाए तो जितनी मैं ताकत हासिल कर चुका हूं, उस ताकत के बदले मैं अपना इंतकाम ले सकता हूं। और मैंने तुम्हारा इसलिए पता किया है, कल जब मैं आया था, कि तुम्हें कितने अरसे की कैद हुई है, तो पता लग चुका है, तुम आज़ाद हो जाओगे जल्द ही। क्या तुम मेरा ये काम करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर करूँगा। वो कुछ देर मेरे साथ रहा, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उसे कहा, बहुत दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। तुम्हें ही मारा गया, तुम्हें ही तकलीफ पहुंचाएगी, और तुम्हारी ही बीवी की इज्जत से खेला गया और उसने भी जान दे दी और तुम्हें भी मार दिया गया। बाकी बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। वो कुछ देर वहां पे रहा और उसके बाद चला गया।
मुझे वो सारा एड्रेस वगैरह समझा गया था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर करूँगा। मेरी लंबी उम्र के लिए तो सज़ा नहीं थी और आखिर मैं छूट कर घर चला गया। तकरीबन मैं कोई 2 हफ्ते इधर उधर फिरता रहा कि मुझे एकदम याद आया कि मैंने जेल के अंदर उससे वादा किया था कि उसका ये काम करूँगा। तो मैं अपने वादे को निभाने के लिए उसी गांव जिसका उसने बताया था, उसी गांव की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पे एक रिपोर्टर मेरा दोस्त था, अखबारी नुमाइंदा था। मैंने उससे जाके दुआ सलाम की, उसी के पास रहा और रात को उसको कहा टहलने के बहाने कि मैं ज़रा वॉक कर रहा हूँ। कब्रिस्तान का रास्ता दिन को ही मैं पूछ चुका था और मैं जब गया कब्रिस्तान तो ढूंढते ढूंढते बिल्कुल आखिर पे उसी जगह पे जहाँ उसने समझाया था, वहाँ पे पीपल का दरख्त, और उसने कहा था उसके साथ ही एक बिल्कुल कच्ची सी कब्र है जो अब टूट फूट का शिकार है। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वाकई एक कच्ची सी कब्र थी जो टूट फूट का शिकार थी। ये यकीनन उसी की कब्र थी। अगले दिन मैंने एक बेलचा खरीदा और दिन की रोशनी में ही उस बेलचे को कब्रिस्तान में छुपा दिया, कुदाल को। अब मैं रात के टाइम फिर से उसी कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा। एक रात मैं विजिट करने के लिए आया था दिन को, वो तो डर नहीं लगा था। आज जब रात को मैं आ रहा था तो मेरे अंदर बेइंतहा खौफ था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, चलता चलता उस जगह पे पहुंचा जहां पे मैंने उस कुदाल को छुपाया था। उस कुदाल को निकाला और मैंने टॉर्च अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन जलाई हुई नहीं थी कि कोई देख लेगा तो ये ना समझे कि रात के इस पहर कौन है, कोई कफन चोर तो नहीं है। मैं कब्र के करीब पहुंच गया। अब कब्र को खोदना था। यह बड़ा एक खौफनाक मरहला था मेरे जैसे बंदे के लिए, लेकिन मैंने एक वादा किया था एक रूह के सामने बैठ के, और उस वादे को निभाना था। सो मैंने उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। कब्र को खोदते खोदते, मट्टी को हटाते हटाते वो हिस्सा आ गया जहां पे ईंटें होती हैं और उसको हटाने के बाद कफन में लिपटा हुआ मुर्दा लेटा होता है। मैंने उन ईंटों को भी हटा दिया और उसके बाद वो मरहला था कि अब मैं टॉर्च को रोशन करके कब्र के अंदर देखूं। और जैसे ही मैंने टॉर्च को रोशन किया तो अंदर का मंजर इंतहाई भयानक था। वो मुर्दा जिसके बारे में मैंने सोचा था कि कफन में लिपटा होगा और उसके साइड पे एक कील कड़ा होगा, वहां पे कोई कफन नहीं था। यहां तक कि उस मुर्दे की हड्डियों को भी तोड़ दिया गया था। उन्होंने सिर्फ कील पड़ के गाड़ा नहीं था, उसकी हड्डियों को भी तोड़ दिया गया था। उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वो शायद इस वक्त उसके जिस्म पे, वजूद पे खाल थी, जिस्म था, स्किन थी, उस वक्त ही उसके टुकड़े कर गए थे मुर्दा वजूद के। इसलिए उसकी कफन भी फटा हुआ था, कटा हुआ था, टुकड़े बिखरे हुए थे। अब तो गोश्त नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और खोपड़ी अपनी जगह पे मौजूद थी। मैं कांप गया, मैं लरस गया। कब्र के इस मंजर को रात के इस पहर देखना कोई मामूली बात नहीं थी मेरे जैसे बंदे के लिए। लेकिन जैसे मैंने टॉर्च मारी और मंजर देखा, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, जिससे मैं समझ गया कि उन्होंने काटा होगा उस लाश को, और खोपड़ी अपनी जगह पे मौजूद थी। मेरा वजूद कांप रहा था, मैं थर थर कांप रहा था। लेकिन आखिर मुझे उस कील को ढूंढना था। अब टॉर्च की मदद से मैंने उस खोपड़ी के इर्द गिर्द हाथ को घुमाना शुरू कर दिया और एक जगह पे मुझे ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ सख्त सी महसूस हुई। जब मैंने उसको महसूस किया तो उसको मैंने खींचने की कोशिश की और जब बाहर निकाला तो ये एक बड़ा सा कील था जो ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था। मैं समझ गया यही वो कील था जो उस आमिल ने पढ़ के गाड़ दिया था, जिसकी वजह से वो फिर उनके सामने नहीं जा सका था। मैंने उसकी बिखरी हुई हड्डियों को, जो कोई किस कोने में पड़ी थी, कोई कहाँ पड़ी थी, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखा, इस तरह एहतराम से कि उस बेचारे को मरने के बाद भी उन्होंने सुकून नहीं दिया। उसकी लाश के साथ भी बेहुरमती करके गए हैं। कितने जालिम लोग हैं वो लोग। मेरा दिल किया मैं कल कफन लेकर आऊं, नया कफन पहनाऊं, लेकिन मैं अभी ही कब्र को बंद करना ज़रूरी था, खोल के कैसे जा सकता था। खैर मैंने उसकी हड्डियों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा और वहीं पे खड़े होकर उसके लिए फातिहा की, उसकी मगफरत के लिए दुआ की और उसके बाद कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। ईंटें वापस रखी और पूरी कब्र को जिस तरह मैंने खोदा था उसी तरह बंद कर दिया। कुदाल लेकर मैं
चलता हुआ बाहर की तरफ आने लगा तो मैंने कुदाल को एक साइड पे फेंक दिया। कील अभी तक मेरे हाथ में था और जब मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल आया तो मैंने ज़ोर से उस कील को दूर फेंक दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था, जैसा उसने कहा था कि उस कील को तुमने कब्रिस्तान से बाहर फेंकना है, मैं फेंक चुका था। मैं अपने दोस्त की तरफ चला गया, रात को सोया और सुबह उससे इजाज़त लेके अपने शहर आ गया। मैं उस वाक़ये को भूल गया। शायद 2 महीने गुजरे थे या 3 महीने गुजरे थे या 4 महीने गुजरे थे, मुझे ये भी सही तरीके याद नहीं है, कि एक दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आज मैं घर में अकेला था कि बाहर दरवाजे पे नॉक हुआ। घर में कोई भी नहीं था। मैं बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया कि कौन था जिसने दरवाज़ा खटखटाया, और चला गया। और मैं जल्दी से कमरे में आने लगा तो देखा मुझसे पहले ही मेरे बिस्तर पे कोई बैठा है, और उसको देखते ही मैं पहचान गया और मैंने कहा, नासिर आप? तो उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, हाँ मैं हूं, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपने अपना वादा पूरा कर दिया और उसी का ही आज मैं आपसे शुक्रिया अदा करने आया हूं। मेरी ताकत मुझे मिल चुकी है। और चौधरी हसन आपके ही शहर में रहता है। मैंने कहा, क्या? उसकी तो हवेली और गांव सारा वहीं पे। उसने कहा, हाँ, उसने यहां पे एक बहुत बड़ा फार्म बनाया है, फार्म हाउस। वो यहां पे भी कुछ दिन गुजारता है और वहां पे भी गुजारता है, और पहले से ज्यादा वो खबीस हो चुका है, कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। और उस थानेदार ने वाकई उससे रिश्वत ली थी। वो उसके साथ भरपूर तरीके से मिला हुआ था। वो जो रिपोर्ट बनवाई गई थी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, उसमें सारा किरदार उसी पुलिस वाले का था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश मैं आज जिंदा होता, कितना खुश होता, अपनी बीवी के साथ आज मेरे बच्चे होते। लेकिन जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं आत्मा बनकर भटकता रहा, हमजाद बनकर भटकता रहा, और अब मेरे बदले का वक्त आ गया है। जिस बदले की आग में मैं जल रहा था वो बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद शायद मुझे इस दुनिया से लौटकर वापस जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। कैसी कमाल की बात है कि वो थानेदार भी इसी शहर में उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, आपके शहर में, और वो खबीस हसन भी, मेरा जो शिकार हैं दोनों, वो दोनों ही इसी शहर में मौजूद हैं। कुछ देर वो वहां रहा। अब मुझे उससे डर नहीं लगा था, मेरा शुक्रिया अदा करने आया था। वो चला गया, लेकिन दूसरे ही दिन मुझे सुबह खबर मिली। मैं नहीं जानता था चौधरी हसन ने कहां फार्म हाउस खोला है, कि मेरे उस रिपोर्टर दोस्त ने फ़ोन किया। उसने कहा, मैं तेरे शहर आ रहा हूं यार, एक कवरेज करनी है। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, यार कत्ल हो गया है। मेरे दोस्त ने, रिपोर्टर ने फ़ोन किया है। मैंने कहा, आ जा। वो मेरे पास आ गया और मैं उसको लेकर उसी तरफ गए जहां वो उसने कहा था। जब हम वहां पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, इंतहाई खौफनाक मंजर। एक दरख्त के ऊपर एक इंसान के वजूद के टुकड़े करके बांध दिए गए थे। बाजू अलग लटक रहे थे, टांगें अलग लटक रही थीं, सर अलग लटक रहा था, धड़ अलग लटक रहा था। जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उनको बांध दिया गया था और अभी तक उन टुकड़ों के अंदर से खून टपक रहा था। इस मंजर को देखना दिल गुर्दे का काम था। कई लोगों को उल्टी आनी शुरू हो गई। किसी कितनी बेदर्दी के साथ उसको काट डाला था। लोग जमा थे तो उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और मैंने पहली दफा फैसल को देखा। वो आया और उसने लाश का मुआयना किया। वो लाश जो दरख्त के ऊपर लटकी हुई थी उसके साथ खड़ा देख ही रहा था
करीब जाके कि एकदम से लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, लोग डर के भागे। मैं और मेरा रिपोर्टर दोस्त वहाँ पे खड़े रहे, लोग डर के भाग गए। वो जो लटके हुए रस्सों के साथ बंधे हुए लाश के टुकड़े थे वो एकदम से ज़मीन पर गिर पड़े। उनमें से कुछ टुकड़े जिनको वो खड़ा थानेदार फैसल देख रहा था उसके ऊपर गिर गए, यहाँ तक कि खून लग गया उसके पूरे जिस्म के ऊपर और उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची और वो पीछे हो गया। उसने मुलाजमों को बुलाया और कहा, ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। चौधरी साहब रात को अपने कमरे में सोए थे। हम जब सुबह गए हैं कमरे में उनको जगाने के लिए, देर से उठते थे, अपनी मर्जी के मालिक थे कि हम उनको उठाते नहीं थे। जब वो उठ जाते थे तो हम उनको नाश्ता वगैरह देते थे। तो हम जब सुबह उठे हैं और बाहर गए हैं तो दरख्त पे ये मंजर देखा है तो हम सारे डर गए। हमें तो आवाज़ तक नहीं आई उनकी। ये कैसे हो सकता है कि किसी ने उनको काटा था इस अंदाज में लेकिन आवाज़ तक नहीं आई थी? इंस्पेक्टर ने कहा, ये काम तुम में से ही किसी लोगों ने किया है। वहाँ पे जितने भी मुलाजिम थे उसने कहा सबको गिरफ्तार कर लो। उसका शक ये था कि ये मुलाजमों की ही कार्रवाई है। उसने मुलाजमों को गिरफ्तार किया और थाने ले गया। मैंने अपने इस रिपोर्टर दोस्त से कहा, तू इस स्टोरी की कवरेज के लिए आया था? उसने कहा। मैंने कहा, ये अधूरी कहानी है। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, अभी इस अधूरी कहानी को मुकम्मल होना है, बस थोड़ा सा इंतजार करो। यार सीधी तरह बात करना, तू कहना क्या चाह रहा है? मैंने कहा, नहीं मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। जितनी बेदर्दी से इसको कत्ल किया गया है, क्या तुम समझते हो किसी इंसान ने किया है? उसने कहा, नहीं, ये तो देख के लगता ही नहीं कि कोई इंसान इस तरह काट के और वो भी बांध देगा। ये तो वही कर सकता है जिसकी शदीद नफरत हो इस बंदे के लिए, शदीद दुश्मनी हो। उसके बेचारे मुलाजिम अगर उसको मारते भी सही तो मार के फेंक देते। इस तरह कौन बैठ के काटता है जैसे किसी गोश्त को काटा गया हो और काटने के बाद टुकड़ों को बांधा गया हो। अरे इनमें से किसी ने भी किया होता तो किसी का, मैंने देखा है जिनको वो गिरफ्तार कर रहा था, इतना दिल गुर्दा नहीं है कि ये मार भी सकें, काट भी सकें और बांध भी दें। वो मासूम से डरे हुए से लोग थे। ये इनमें से किसी का काम नहीं है। मैं भी क्राइम को कवर करता हूं, मैं इतना जानता हूं ये किसी इंसान का काम नहीं है। लेकिन तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा, कुछ दिन तक इंतजार करो। इसी वाकये की वो थानेदार फैसल अपनी जो भी कार्रवाई था पुलिस की वो करता रहा कि 3 दिन बाद कहानी मुकम्मल हो गई। और जब मेरा दोस्त आया तो मैंने कहा, लो भाई कहानी मुकम्मल हो गई। कह रहा है, क्या मतलब है? मैंने कहा, आज कवर नहीं किया। उसने कहा, हाँ यार इसमें मुकम्मल कैसे होगी, थानेदार भी मर गया ना। लेकिन एकदम से वो चौंक पड़ा, अरे हाँ इसकी मौत भी तो वैसे ही हुई है। वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसकी गाड़ी एक खंबे से, जो बिजली का खंबा था, उससे टकरा गई थी और इतने जोर से टकराई थी कि गाड़ी के अंदर आग लग गई थी। गाड़ी फटी थी या क्या हुआ था, जिसमें से 2 से 3 उसके गोश्त के जो टुकड़े थे, जिसमें उसकी एक टांग और 2 बाजू बकायदा ऊपर बिजली के तारों पे जाके लटक गए थे, जैसे किसी ने बांधे हों, ऐसे चिपके हुए थे बिजली के साथ। जब मैंने उससे ध्यान दिलाया कि कहानी मुकम्मल हो गई तो वो चौंका कि हाँ कुछ तो मुशाबहत है। हाँ वो बाजू और टांगे बांधे गए थे, वो भी उसी तरह लटक रहे थे। ये क्या है? ये रूह का इंतकाम है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? मैंने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूं। अभी रुक जा, मैं तुझे मुकम्मल ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मेरा दोस्त इस वादे के साथ कि मैं जल्दी उसको ये कहानी बताऊंगा वो चला गया और मैं इंतजार में रहा कि वो हमजाद, वो नासिर, वो आत्मा मेरे पास आए तो मैं उससे मालूम कर सकूं। और एक रात मैं गहरी नींद में अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। मेरे बिस्तर को बकायदा हिलाया गया,
जैसे ही मेरा बिस्तर हिला, ऐसा लगा जैसे जलजला सा आ रहा हो। मैं डर सा गया और उठकर बैठ गया। जैसे ही उठकर बैठा तो मैंने देखा कमरे के अंदर पहले से ही रोशनी है और सामने नासिर खड़ा है, वही आत्मा, नासिर की आत्मा। मैं देखते ही चौंक गया और मैंने कहा, नासिर आप? वो बोला, हाँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसलिए अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने आया था। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी है। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। वो खूबसूरत भी थी, नेक सीरत भी थी, और मैंने भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। लेकिन तकदीर का लिखा जो होना था वो हो गया। मैंने अपना बदला ले लिया है। मैंने दोनों को ठिकाने लगा दिया है। इनसे भी ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक मैंने उनका सामना नहीं किया, अब करूंगा। मैंने कहा, नासिर क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? मैंने उन दोनों की लाशों को देखा है, बहुत बेदर्दी से उनको मारा गया था। तो एकदम से उसका चेहरा लाल हो गया। वो आत्मा था, वो एक हमजाद था। फिर भी गुस्से में आ गया और बोला, उनका नाम मत लो, उनका नाम लेते हो मुझे तकलीफ होती है। मैं इससे भी बुरी सज़ा देना चाहता था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बुरी सज़ा क्या देता। जिस तरह इन्होंने मेरी उस लाश की बेहुरमती की थी कि कब्र के अंदर कफन में लिपटे मेरी लाश थी, इन्होंने टुकड़े टुकड़े किए थे मेरी लाश के। और जब आपने वो कील निकाल दी तो मेरे पास भी ताकत आ गई थी। मैंने भी उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, लेकिन एकदम उसको नहीं मारा। उसकी जुबान बंद कर दी थी कि वो चीख ना सके, कोई उसकी आवाज़ ना सुन सके। और उसके जितने भी मुलाजिम सो रहे थे, उसको इतना मैंने तड़पाया कि कोई भी उसकी आवाज़ को ना सुन सका। वो चीखता रहा, वो रोता रहा, वो हाथ जोड़ के मेरे आगे माफ़िया मांगता रहा। लेकिन मैंने उसे कहा, क्या कभी शैतान को भी माफ़ किया जाता है? उस शैतान को जिसको मेरी बीवी पे रहम नहीं आया था, उल्टा मुझे फांसी पे लटकवा दिया। और फिर तेरे कितने कारनामे, मैंने उसे कहा, हसन तुझे बताऊं, जो मेरे मरने के बाद भी तूने अंजाम दिए हैं, और तुझे छोड़ दूं ताकि तू मजीद शैतानियत कर सके। उसे पहले मैंने मारा, बहुत मारा। वो बहुत चीखा, बहुत दर्द हुई, उसको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मारते मारते मेरे अंदर शरीर इतना गुस्सा आ गया कि फिर मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ। जैसे उन्होंने मेरी मुर्दा वजूद की बेहुरमती की थी, ऐसे ही मैंने उसके जिस्म के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को मैंने दरख्त पे बांध दिया था। और वो खबीस जो पैसे लेके कितने ही लोगों के साथ, कितने गरीबों के साथ ज्यादतियां कर चुका है, रिश्वत लेके कितने लोगों के घर उजाड़ चुका है, उसको भी मैंने ऐसी भयानक मौत दी। लेकिन मरने से पहले मैं उसके सामने गया था। जैसे मैं चौधरी हसन के सामने गया था, उसको मैंने कहा था, पुकार जिसको मदद के लिए पुकारता है। जिस तरह तेरी हवेली में मैं चीखता रहा था, कोई मदद के लिए नहीं आया था, तू भी पुकार के देख कौन आता है तेरी मदद के लिए। और वो ज़ोर ज़ोर से पुकारता रहा, लेकिन कोई सुन सकता उसकी आवाज़ तो मदद के लिए आता। वो कितना धाड़ता रहा, चीखता रहा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे ही जब उसकी गाड़ी टकराने लगी थी थानेदार की गाड़ी, तो उसके सामने भी मैं आया था। मैंने जब वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था तो उसकी अगली सीट पे मैं उसके साथ बैठा था और मैंने उसे कहा था, ले फिर पहचान मैं कौन हूँ। उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो वो डर गया था। मैंने कहा, भूल गया जिसकी बीवी को तूने रिपोर्ट को बदल दिया था और जिसको फांसी पे लगवाया, तो उसको इतनी जल्दी भूल गया। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी कहाँ रुकने वाली थी, गेट कहाँ खुलने वाले थे। वो भागने की कोशिश करना चाहता था, गाड़ी को रोकना चाहता था, लेकिन गाड़ी कहाँ रुक सकती थी। और आखिरकार जब गाड़ी टकराई तो उसको भी मैंने भयानक मौत मारनी थी। गाड़ी को आग लग गई, गाड़ी फट गई और उसके वजूद के टुकड़े भी ऊपर जल रहे थे, मैंने ऊपर लटकाए थे। अब आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। जब मेरी आत्मा भटक रही थी और वहां पे आया था तो आपको देखते ही मुझे लग गया था कि शायद मेरे दिल में ये बात आ गई थी कि एक वसीला आ गया है मुझे छुड़ाने के लिए, और आप वसीला बन के आए थे मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस वक्त ताकत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे वापस जाना है जहां सारी रूहें चली जाती हैं, जहां सारे हमजाद चले जाते हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और उसके बाद वो वहीं खड़ा खड़ा गायब हो गया।
मैं काफ़ी देर ऐसे बैठा रहा कि वो जा चुका है, और उसके बाद फिर मैं अपने उसी रिपोर्टर दोस्त को मिला और मैंने उसे कहा, अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का। और फिर मैंने उसे सारी कहानी शुरू से लेके आखिर तक बता दी। वो सारी कहानी सुन के शदीद परेशान भी हो गया, डर भी गया, और मुझसे उसने एक सवाल पूछा, क्या मैं इस कहानी को छाप दूं? क्या इस सच्ची खौफनाक कहानी को मैं अखबार में डाल दूं? मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी है। जाने वाला तो जा चुका है, उसने भी मुझे नहीं कहा था बताना है या नहीं बताना। अगर वो मुझे कह के जाता इस कहानी को कभी मत बताना, तो मैं भी ना बताता। अगर उसने नहीं कहा तो छाप दो, लेकिन हमें पहले उसकी कब्र पे जाके फातिहा करना होगा। हम दोनों दोस्त उसकी कब्र पे गए, फातिहा किया, एक दिली सुकून मिला। उसकी कब्र को बेहतर हालत में किया, अच्छी तरीके से फूल वगैरह डाले, फातिहा करके वापस आ गए, और मेरे उस दोस्त ने इस कहानी को फिर अखबार में छाप दिया था। लेकिन आपकी कहानियां सुनते हुए आज ये कहानी आपके हवाले, ताकि आप अपने अंदाज में, लोगों ने उस वक्त पढ़ा था, आज अपने अंदाज में आप कहानी को सुनाएंगे तो लोग खो से जाएंगे उस सारे मंजर के अंदर कि उस वक्त क्या हुआ था।